हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम भारत की शासन प्रणाली के जो 3 आधार स्तंभ हैं, कार्यपालिका जिसे हम सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद कह देते हैं, इसके साथ ही विधायिका, संसद के अंग कौन से हैं और न्यायपालिका को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हर एक चीज़ जो है एक एक पॉइंट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा और आप सेम टू सेम अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। इससे एग्ज़ाम से क्वेश्चन जो है ना ही पीएससी में और ना ही अदर स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें या फिर आरआरबी वगैरह में बाहर नहीं होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना। जैसे कि विधायिका के द्वारा जो नियम या विधि निर्माण किया जाएगा उसे इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य होता है वह कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कार्यपालिका के जो प्रमुख कार्य हैं विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना। इसका जो वर्णन है वह संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में है। अध्याय वैसे कहीं एग्ज़ाम में नहीं आता है, आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा भाग है और कौन से अनुच्छेद तक। तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 जहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में और अनुच्छेद 78 तक आपको याद होना चाहिए कि ये मंत्री परिषद या कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। आगे, लोकतंत्रीय शासन में संघ की कार्यकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद में। ओके, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। भारत की संसद, जैसे विधायिका को हम संसद कह रहे हैं, तो संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। ये आपको आगे यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख हुआ, वास्तविक शक्ति इसके पास है, लेकिन विधायिका अर्थात विधि का निर्माण किसके माध्यम से होता है? राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करता है तो भी कोई कानून बन रहा है। तो आइए देखते हैं विधायिका क्या है। विधायिका हम सिंपली संसद को कह सकते हैं। इसका मुख्य कार्य होगा विधि का निर्माण करना, मतलब योजना हो या कोई विधेयक हो उसे पास करना किसका काम रहेगा? विधायिका का। इसका ही वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 123 तक वर्णित है। अनुच्छेद 79 से 123 तक जो है विधायिका या भारतीय संसद का वर्णन है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ रहे हैं। अब देखिए, अगर विधि बन गई हैं तो विधि का संचालन कौन कर देगा? कार्यपालिका करेंगे। हमें अब देखना है कि जो विधायिका है उससे कौन कौन से अंग होते हैं। तो संसद को हम देखें, जिसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। उसका पहला पार्ट होगा राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राज्यसभा के बारे में पहले देख लेते हैं। जो राज्यसभा है ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसमें टोटल जो सदस्य होंगे 250 होंगे और संविधान में बात किया अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन होता है। इसमें जो अधिकतम सदस्य हैं वह 250 से अधिक नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 238 सदस्य राज्यों और जो भारत की यूनियन टेरिटरी हैं उससे चुने जा रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है, जिसकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में अधिकतम संख्या 245 है, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं और 233 सदस्य निर्वाचित हैं। अब जो भारत का लोअर हाउस है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इसे प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और 20 सदस्य जो है यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं। पहले व्यवस्था हुआ करती थी कि 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, जिसे 104 संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे हटा के 104 लिख लेंगे तो आपको याद रहे कि 104 संविधान संशोधन से 2 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत किया करता था लोकसभा में, वो व्यवस्था हट गई। मतलब वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है
ठीक, जिसमें अगर चुनाव कितने में हो रहा है तो वर्तमान में 545 सीटों में चुनाव होता है, जिसमें से 530 राज्यों से और 13 जो है यूटी से चुने जाते हैं। और यह व्यवस्था जो है ये 2026 तक रहेगी। ये 84वां संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से इतनी चीज़ों का निर्माण किया गया था। अब राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा पार्लियामेंट कंप्लीट है, क्योंकि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। पद राष्ट्रपति के, निर्वाचन मंडल का वर्णन जो है अनुच्छेद 54 में किया गया है। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पे स्पेशली आप याद कर सकते हैं कि ऐसे राज्य जहाँ पे विधान परिषद है उसके सदस्य वोट नहीं डालते हैं, और दूसरा राज्यसभा में ऐसे सदस्य 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो लोग भी वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं, पौंडीचेरी और दिल्ली, यहाँ के सदस्य वोट डालते हैं। अनुच्छेद 55 कहता है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार किया जाएगा, या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, राष्ट्रपति कितने समय के लिए बनेंगे। तो ये 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का जो है वह चुनाव किया जाता है, और अगर इसके पहले हटाना है तो महाभियोग प्रक्रिया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, उसके माध्यम से हटाया जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया क्या होगी आगे हम डिटेल में जब जाएंगे तो इसको हम पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति का जो है पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में कहा गया है, मतलब दूसरे कार्यकाल के लिए भी है राष्ट्रपति योग्य रहता है। कितने कार्यकाल हो सकते हैं इसका वर्णन नहीं है, जितने बार चाहे राष्ट्रपति जो है बना जा सकता है। योग्यता की अगर बात करें तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता का वर्णन किया गया है। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में किसी भी लाभ के पद पर न हो, मतलब सरकारी नौकरी पे इसे नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, मतलब 59 ये कहता है कि संसद या कोई भी राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी पद पर, मतलब MP MLA वगैरह ये नहीं होना चाहिए। शपथ कहें तो राष्ट्रपति के शपथ की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 60 में वर्णित की गई है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, वेतन भत्ते अनुच्छेद 59(3) में दिया गया है, जो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। और अनुच्छेद 59(4) बोलता है कि पदावधि में वेतन और भत्ते किसी प्रकार से कम नहीं किए जाएंगे। लास्ट है महाभियोग प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। संविधान का अगर अतिक्रमण कर रहा है अर्थात संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जो है महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी, और राज्यसभा या लोकसभा में कहीं से भी ये प्रोसीजर फॉलो कर दिया जाएगा। राज्यसभा में 2/3 में 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाता है तो फिर उसे लोकसभा में पारित कर दिया जाएगा, और अगर लोकसभा से पारित होता है तो फिर उसे राज्यसभा में पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद ये माना जाएगा कि हाँ राष्ट्रपति पे कदाचार प्रूव हो गया और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। भारत में अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हो कि मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया हो। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने चीज़ों को बताया है, लेकिन अगर आप वनडे एग्ज़ाम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। नोट्स को बना लीजिए, चीज़ों को लिख लीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ न्यायपालिका के बारे में बची हुई थी चीज़ें तो इनको भी बता दूँ।
न्यायपालिका का कार्य ये रहेगा, विधियों पर वाद विवाद हो रहा है या ऐसी विधि बनाई जा रही हैं जो कि संविधान के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं या मूल ढांचे के अनुकूल नहीं हैं, तो न्यायालय उसे खारिज भी कर सकता है। न्यायपालिका का वर्णन भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में की गई है। 124(1) में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के बारे में जानकारी है, और अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट जो है वह भू अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। भू अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी ऐसी बात बोली गई तो वह स्वनिर्मित कानून बना दिया जाएगा, उसे संसद में पास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मतलब उसके द्वारा दिए गए जो जजमेंट हैं वो वाद के रूप में यूज किए जाएंगे। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछ लीजिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं जहाँ पे हम भारत के विभिन्न संवैधानिक जो एक्ट हैं, जो हमारे भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1947 तक पढ़ेंगे हम, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू, बाय।